हाँ जी, बच्चा पार्टी शुरू करें? चलिए। मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने और आज मैं लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 112 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। हमेशा की तरह आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 112 में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसकी डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और आज का पहला वर्ड है आपके सामने वेमेंट। एच साइलेंट होता है, अ की साउंड आती है। रेफरेंस क्या है वेमेंट का? The vehement criticism of prominent commentators suggests that nothing has changed. Okay, meaning क्या है vehement का? Expressing strong feelings or great energy or force. यानी feelings कैसी? बहुत ज़्यादा strong या फिर energy कैसी दिखाई जा रही है? बहुत ज़्यादा great, force बहुत ज़्यादा तीव्र, उग्र, प्रचंड ये भी बोल सकते हैं। और adjective होता है vehement, ठीक है? सो बहुत ज़्यादा forceful अगर कोई चीज़ है, कोई expression है तो हम बोल सकते हैं उसको vehement। अब यहाँ पे 2 एग्जांपल्स हैं, इनको भी पढ़ते हैं। डिबेट्स ऑन डेटा प्राइवेसी। ड्यूरिंग डिस्कशन ऑन द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, प्राइवेसी एडवोकेट्स एंड digital rights groups expressed vehement objections to provisions that they felt compromised user privacy and granted excessive surveillance powers to the government। यानी जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के लिए एक तरीके से अपनी आवाज़ उठा रहे थे गवर्नमेंट के सामने, उन्होंने उनके जो ऑब्जेक्शंस थे वो कैसे थे? वेमेंट, बहुत ज़्यादा उग्र, फोर्सफुल कि आप कैसे हमारी जो हमारा जो डेटा है उसको स्टोर करके उसके बेसिस पे आप डिसीजंस ले सकते हैं, ये गलत है पूरी तरीके से। तो उनके जो ऑब्जेक्शंस थे वो कैसे थे? वेहेमेंट यानी कि बहुत ज़्यादा फोर्सफुल। एक और एग्जांपल है हमारे सामने, स्टैंड अगेंस्ट करप्शन इन पॉलिटिक्स। During the anti-corruption movement led by Anna Hazare in 2011, citizens across the country vehemently called for a stronger Lokpal bill to curb political corruption and ensure transparency in governance। अब यहाँ पे vehemently एडवर्ब के तौर पे आया है। अन्ना हज़ारे 2021 में जो मूवमेंट हुआ था, अन्ना हज़ारे जी ने इसको लीड किया था। एंटी करप्शन मूवमेंट के तौर पे जाना जाता है, जिसमें लोग सड़कों तक पे आ गए थे और बहुत दिनों तक प्रदर्शन चला था। लोकपाल बिल के लिए सब डिमांड कर रहे थे। तो उसमें उस समय जो मूड था लोगों का वो कैसा था? वेमेंट था। एक्सप्रेशंस कैसे थे? वेमेंट थे, ठीक है? उग्र। हाँ जी, और 4 एग्जांपल्स हैं, इनको भी पढ़ते हैं। द लॉयर प्रेजेंटेड अ वेमेंट आर्गुमेंट इन डिफेंस ऑफ हर क्लाइंट, लीविंग द जूरी विजिबली मूव्ड। इतनी ज़बरदस्त आर्गुमेंट दी कि जो जूरी यानी कि जजेस का जो ग्रुप था वो भी हिल गया। द एनवायरमेंटलिस्ट एक्सप्रेस्ड अ वेमेंट ऑब्जेक्शन टू द प्रपोज्ड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, साइटिंग पोटेंशियल हार्म टू लोकल वाइल्ड लाइफ। हाँ, बिल्कुल सही है। ऑब्जेक्शन कैसा है? वेमेंट। अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ा हमने, ये भी सही था। The flowers were arranged in a women pattern doesn't make any sense. Her women's support for the new policy surprised everyone given her usual quiet demeanor। अब जनरली जो उनका एक एटीट्यूड रहता है वो शांत रहती हैं, पर इस पॉलिसी को लेके जो नई पॉलिसी है उसके उसको लेके उनका जो सपोर्ट है, वेहेमेंट सपोर्ट, एकदम बहुत फोर्सफुल मैनर में जो सपोर्ट किया उसने हर किसी को सरप्राइज कर दिया। ये भी बिल्कुल सही है। सो आई होप आपको समझ में आया हो वेमेंट का मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट। फियर्स, फर्वेंट, एम्फेटिक जहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस हो, विगरस जहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी हो, ठीक है? सो ये सारे सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो काम, शांत, माइल्ड, एपैथेटिक जहाँ कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, एपैथी दिख रही है वहाँ पे एपैथेटिक, ये सारे एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएँगे। नेक्स्ट वर्ड इज़ क्रक्स। रेफरेंस, द क्रक्स ऑफ द जजमेंट कंसर्न्स द डीम्ड फिक्शन बाय व्हिच लीगल एंटिटीज़ आर इन्वेंटेड। ठीक है? क्रक्स का क्या मीनिंग है? द डिसाइसिव और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एट इश्यू। जो चल रहा है मुद्दा, उसमें जो निचोड़ है, जो एसेंस है, जो सार है, उसको बोलते हैं क्रक्स, है ना? मुद्दे का सार, मुद्दे का निचोड़ क्या है? क्रक्स ऑफ द मैटर एक फ्रेज़ यूज़ होता है, क्रक्स ऑफ द मैटर। जो बातचीत हुई उसका क्रक्स क्या है? निचोड़ क्या निकला? ठीक है? 2 एग्जांपल्स में पढ़ते हैं इनको। कॉन्फ्लिक्ट ओवर रिवर वाटर शेयरिंग इन द ongoing dispute between Karnataka and Tamil Nadu over the sharing of Kaveri river water. The crux of the argument revolves around fair water allocation for agricultural needs in both states। यानी कि दोनों स्टेट्स आपस में झगड़ा करते हैं, उनके डिस्प्यूट होते हैं कि भाई नदी का पानी हम यूज़ करेंगे, वो कहते हैं हम यूज़ करेंगे। तो क्रक्स क्या है? क्रक्स है कि भैया सबको यानी कि दोनों पार्टीज़ को, दोनों स्टेट्स को बराबर हक का पानी मिले, ठीक है? फेयर वाटर एलोकेशन होना चाहिए, ये क्रक्स है, ठीक है? दूसरा एग्जांपल, Women's Reservation Bill debate. The crux of the Women's Reservation Bill debate in Parliament centered on whether a quota would genuinely empower women in politics or whether it would be influenced by political families, raising questions of true representation। जो डिबेट है
इसको लेके, रिजर्वेशन बिल को लेके, विमेन्स रिजर्वेशन बिल को लेके, उसमें क्रक्स ये है कि अगर कोटा दिया जाता है तो ये क्या सच में औरतों को एम्पावर करेगा, या फिर जो पॉलिटिकल फैमिलीज हैं उन्हीं की औरतें आएंगी और वो पोजीशंस ले लेंगी, और फिर वो एक तरीके से अपना बेनिफिट देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, पॉलिटिक्स में घुस के, फिर जो और चीजें होती हैं, करप्शन होते हैं, ये सब, है ना। तो कहा यह जा रहा है, क्या सच में क्रक्स क्या है, क्या सच में औरतें एम्पावर होंगी, या बस कुछ पॉलिटिकल फैमिलीज की ही औरतें आके वहां पे बैठ जाएंगी। ठीक है, चार और एग्जांपल्स हैं, इनको पढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग द क्रक्स ऑफ द आर्गुमेंट कैन हेल्प रिजॉल्व मेनी डिस्प्यूट्स, बिल्कुल सही है। एट द क्रक्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन वाज अ मिसिंग डॉक्यूमेंट दैट हेल्ड क्रूशियल इंफॉर्मेशन, मतलब जो इन पूरी इन्वेस्टिगेशन थी उसमें जो क्रक्स था वो खोया हुआ डॉक्यूमेंट था जिसके अंदर क्रूशियल इंफॉर्मेशन थी, बिल्कुल सही है। ड्यूरिंग द डिस्कशन ही फोकस्ड ऑन द क्रक्स ऑफ द इशू रादर देन माइनर डिटेल्स, ये भी सही है। He spent hours admiring the crux of the mountain range, doesn't make any sense, absurd, absolutely absurd। हाँ जी। सिनोनिम्स की बात करें तो कोर, कोर में क्या है, मुख्य बिंदु, एसेंस, सार, मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया। एंटोनिम्स माइनर पॉइंट या फिर ट्रिविया, ट्रिविया बहुत मामूली, है ना, जिसकी कोई खास वैल्यू ना हो, टाइम पास, ट्रिविया। इनन्सिएट, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड होता है इनन्सिएट। रेफरेंस क्या है, फर्स्ट इट इनन्सिएट्स द प्रिंसिपल दैट सब कैटेगराइजेशन लाइक रिजर्वेशन इटसेल्फ मस्ट बी सीन एज अ मींस ऑफ प्रमोटिंग सब्सटैंटिव क्वालिटी रादर दैन इक्वालिटी रादर दैन एक्सेप्शन टू इट। अब यहाँ पे एक वर्ड आया मींस, आप देखें इसके साथ अ आर्टिकल आया है, ये जो मींस है ये बेसिकली साधन जिसको हम बोलते हैं उसके लिए यूज होता है। ठीक है, रिसोर्सेज, साधन, अ मींस ऑफ प्रमोटिंग सब्सटेंटिव इक्वालिटी। सब्सटेंटिव, हमने सब्सटेंटिव लॉ पढ़ा था, आई थिंक इनिशियल कुछ क्लासेस में से किसी एक में था, यानी कि मौलिक, मूल जिसको बोलते हैं, है ना? बहुत बेसिक, स्टार्टिंग वाला, मौलिक, मुख्य। ठीक है, और हम बात कर रहे थे इनन्सिएट की। इनन्सिएट का क्या मीनिंग है, से और एक्सप्रेस समथिंग इन क्लियर और डेफिनेट टर्म्स, यानी कि जो भी आप बोलें वो साफ साफ बोलें, लिटरल कॉन्टेक्स्ट में सही उच्चारण करना, वर्ब के तौर पे बोला जाता है इनन्सिएट, और अपनी बात को ठीक तरीके से रखना उसको भी बोलते हैं इनन्सिएट। अब अगर उसको मेटाफोरिकली अब यूज करेंगे तो अब ये जो कॉन्टेक्स्ट है इसमें आप देखें बिल्कुल वही जो उसका लिटरल मीनिंग होता है, ए बी सी, बच्चे प्रोनाउंस ठीक से कर पा रहे हैं कि नहीं, सो हम बोल सकते हैं ही इज एबल टू इनन्सिएट द लेटर्स करेक्टली। ठीक है, इनन्सिएट। अब यहाँ देखते हैं चार एग्जांपल्स किस कॉन्टेक्स्ट में हैं। द स्पोक्सपर्सन क्लियरली इनिशिएटेड द कंपनीज स्टांस ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज लीविंग नो रूम फॉर डाउट, ये बिल्कुल सही है। स्पोक्सपर्सन ने साफ साफ कंपनी का जो स्टांस था, यानी कि जो स्टैंड था, वो एनवायरमेंटल इश्यूज को लेके वो रख दिया सामने, कोई डाउट नहीं छोड़ा किसी चीज के लिए, बिल्कुल सही है। ड्यूरिंग हिज स्पीच ही इनिशिएटेड हिज फर्म बिलीफ इन इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल, बिल्कुल सही है, अपनी बात क्लियर कर दी। द ऑर्गेनाइजेशंस मिशन स्टेटमेंट वाज इनंसिएटेड क्लियरली टू रिफ्लेक्ट इट्स वैल्यूज, ये भी बिल्कुल सही है। इट्स क्रूशियल फॉर लीडर्स टू इनंसिएट देयर विजन मेकिंग देयर गोल्स क्लियर टू द पब्लिक, ये भी बिल्कुल सही है, यानी ऑल आर करेक्ट, सारे सेंटेंसेस बिल्कुल सही यूज करें इनंसिएट को। बहुत इंपॉर्टेंट है लीडर्स के लिए कि वो अपनी बात, अपने गोल्स, अपना रोड मैप बिल्कुल क्लियर कर दें लोगों के लिए, आम लोगों के लिए। ठीक है, सिनोनिम्स, आर्टिकुलेट, अफर्म, डिक्लेयर, ये सारे सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स, विस्पर, स्टैमर, मम्बल, ये जितने भी हैं यहाँ पे एंटोनिम्स, ये उस कॉन्टेक्स्ट में है जो आप वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, और ये सिनोनिम्स उस कॉन्टेक्स्ट में है जो हमने अभी एग्जांपल्स में पढ़ा, ये जो चारों एग्जांपल्स थे उसके कॉन्टेक्स्ट में सिनोनिम्स हैं, और जो हमने इमेज देखी थी उसके कॉन्टेक्स्ट में एंटोनिम्स हैं, विस्पर, स्टैमर, मम्बल। ठीक है, अगर आप एंटोनिम्स इनके कॉन्टेक्स्ट में यूज करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं टू से समथिंग इन अ वेग मैनर, है ना, इस तरीके से। मेरे पास अभी दिमाग में केवल एक फ्रेज आ रहा है, टू से समथिंग इन अ वेग मैनर, यानी कि आप धुंधले रूप से कोई बात बोलते हैं, जहां क्लैरिटी नहीं होती वहां आप बोल सकते हैं कि वो उसको एंटोनिम के तौर पे कंसीडर किया जाएगा इनंसिएट का। ठीक है, next word is prevarication. Reference other arguments like the alleged absence of data, the shrinking public sector, and various conspiracy theories are merely prevarications that refuse to address the proverbial elephant in the room. हाँ जी, prevarication और elephant in the room कुछ कुछ similar हैं, अभी डिस्कस करेंगे।
और प्रिवैरिकेशन नाउन होता है, क्या मीनिंग है इसका? द फैक्ट ऑफ अवॉइडिंग द ट्रूथ और डिविएटिंग फ्रॉम इट, यानी कि सच से बचना, सच का सामना करने से बचना, सच से बचना और डिविएट करना एक ही बात है। सो बेसिकली आप मिथ्या यानी कि मिथ में जी रहे हैं, मिथ्यावाद में जी रहे हैं, तो आप प्रिवैरिकेशन में जी रहे हैं, ठीक है? Political funding transparency. When pressed for transparency about electoral bonds and political funding, the central government faced accusations of prevarication for not fully disclosing the identity of donors, raising questions about accountability and influence. अभी electoral bonds का जब खुलासा हुआ था, कैसे गवर्नमेंट ने डोनर्स के नाम छुपाए और जब उनके ऊपर आरोप लगे, तब आरोप किस चीज़ के लगे? प्रिवैरिकेशन के, झूठ, एक तरीके से झूठ के आरोप लगे कि झूठ बोला गया या छुपाया गया झूठ को, है ना? सच को छुपाया गया, झूठ को नहीं छुपाया गया, सच को छुपाया गया। सो प्रिवैरिकेशन के आरोप लगे गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है? ओपेकनेस इन राफेल डील प्राइसिंग। ओपेक क्या होता है? ओपेक एडजेक्टिव होता है और ओपेकनेस नाउन हो गई। और ओपेक बेसिकली 3 वर्ड्स होते हैं। एक होता है ट्रांसपेरेंट, आर-पार का दिखना, ट्रांसलूसेंट यानी कि धुंधला। ऐसा मतलब बीच में ऐसा कोई एक डिवीजन है जिससे आपको उधर का धुंधला दिख रहा है, तो आप बोलेंगे ट्रांसलूसेंट। मटेरियल कैसा है? ट्रांसलूसेंट। कई तरह के ग्लासेस होते हैं जो ट्रांसलूसेंट होते हैं, कुछ ग्लासेस ट्रांसपेरेंट होते हैं, आर पार का दिखता है। ओपेक यानी कि उधर का दिख ही ना रहा हो, तब आप बोलेंगे कि जो ग्लास का जो बेसिकली मटेरियल है वो कैसा है? ओपेक है ना? अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या है? बिल्कुल छुपाने का कॉन्टेक्स्ट है या ना दिखने का कॉन्टेक्स्ट है। ओपेकनेस इन राफेल डील प्राइसिंग। The Indian government was criticized for prevarication over the pricing details of the Rafale fighter jet deal with France, which opposition parties argued lacked transparency, fueling suspicions over procurement process. Procurement यानी एक तरीके से जो खरीद हुई, खरीद की जो प्रोसेस थी, उसके ऊपर संदेह ऑपोजिशन पार्टीज ने एक तरीके से लगाया, संशय लगाया, सस्पिशन उनके ऊपर लगाया कि भाई ये गड़बड़ हुई है डील में। और गवर्नमेंट जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके ऊपर किस चीज़ के आरोप लगे? प्रिवैरिकेशन के, अगेन सच को छुपाने के, ठीक है, झूठ बोलने के आरोप, ओपेकनेस, क्लैरिटी नहीं है वहाँ पे। हाँ जी, 4 और एग्जांपल्स इनको पढ़ते हैं। हिज हैबिट ऑफ प्रिवैरिकेशन ऑफन लेड टू मिसअंडरस्टैंडिंग्स इन हिज पर्सनल रिलेशनशिप्स, यानी कि एक तरीके से सच को छुपाने की जो आदत है, उसने उसके पर्सनल रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करी अक्सर। द सीईओज prevarication in answering questions about company finances raised suspicion among shareholders, ये भी सही है। The orchestra performed while prevarication doesn't make any sense, यहाँ कोई सेंस नहीं बन रहा। Her constant prevarication about her whereabouts made it hard to trust her, वो जब भी उससे पूछो वो उसके कहाँ पे थी, क्या किया, तो वो जो जितने भी आंसर्स थे ना वो सारे वेग आंसर्स थे। तो इसीलिए उसके जो प्रिवैरिकेशन लगातार जो इस तरीके के वेयर अबाउट्स को लेके जो आंसर्स थे, प्रिवैरिकेशंस थे, यानी कि सच से बचने वाले जो आंसर्स थे, लोगों का उस पर भरोसा नहीं बना, ठीक है? सिनोनिम्स की बात करें तो डिसेप्शन धोखेबाजी, इवेजन बचना किसी चीज़ से, फॉल्सिफिकेशन यानी झूठ, झूठा एक तरीके से ब्यौरा देना, फॉल्सिफिकेशन उसको बोलते हैं, फॉल्सिफाई करना। एंटोनिम्स ऑनेस्टी, कैंडर, कैंडिड एक वर्ड होता है, साफ-साफ जो जैसा है वैसा, कैंडर वहीं से है, उसी जैसा है, सिमिलर यानी कि सच्चाई। ट्रुथफुलनेस अगेन सच्चाई, सच, सो इसको हम बोल सकते हैं, सारे एंटोनिम्स हैं प्रिवैरिकेशन के। नाउ नेक्स्ट ईडियम इज एलिफेंट इन द रूम, हमने अभी डिस्कस किया प्रिवैरिकेशन, उसी से मिलता-जुलता ईडियम है और मीनिंग देखते हैं क्योंकि रेफरेंस सेम है। अ मेजर प्रॉब्लम और कंट्रोवर्शियल इशू व्हिच इज ऑब्वियसली प्रेजेंट बट इज अवॉइडेड एज अ सब्जेक्ट फॉर डिस्कशन, मतलब कोई प्रॉब्लम बनी हुई है बहुत समय से, अब आप उस पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। क्लियर है कि वो प्रॉब्लम है, पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो प्रॉब्लम नहीं है, वो वहीं पे एग्ज़िस्ट कर रही है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसको हम बोलते हैं एलिफेंट इन द रूम। मतलब आप सोचिए कि एलिफेंट है, पर आप उसको एक तरीके से आप अवॉइड कर रहे हैं। आपको लग रहा है कहाँ है हाथी? कहीं कहीं हाथी है ही नहीं, जबकि हाथी इतना बड़ा होता है कि आप उसको अनदेखी नहीं कर सकते उसकी, है ना? रूम में अगर हाथी आ जाए, तो वो साइज़ में इतना बड़ा होगा कि आप हाथी की अनदेखी नहीं कर सकते। चींटी तो छुप जाएगी कहीं, हाथी नहीं छुपेगा। पर अगर एलिफेंट इन द रूम है, यानी इसका कहने का मतलब है कि हाथी भी नहीं दिख रहा तुम्हें, ठीक है? अभी समझते हैं और बेटर मैनर में इसको।
Economic impact of population growth. While there is frequent discussion about economic growth and employment, the elephant in the room is India's rapidly growing population. मैं भी इस बात को बहुत ज़्यादा acknowledge करता हूँ पर्सनल लेवल पे कि हमारे देश में और जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो एक तरफ और पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो एक तरफ। आज भी लोग बिल्कुल रुक नहीं रहे हैं गाँव देहात में या फिर इवन शहरों में भी बच्चे पैदा करने पे बहुत ज़ोर है ना? घरों में और हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन कितनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। हर साल हम देख रहे हैं ग्रेजुएट्स खड़े हो रहे हैं और ऑब्वियसली जो हम देखते हैं वैकेंसीज़ कम है। आप सोचें कि रिसोर्सेज़ तो लिमिटेड ही है ना, ज़मीन तो लिमिटेड ही है ना। आने वाले टाइम में क्या होने वाला है? जस्ट इमेजिन 2050 में क्या होगा? क्योंकि पॉपुलेशन पे कोई बात नहीं कर रहा, पॉपुलेशन कंट्रोल पे कोई बात नहीं कर रहा। सो एलिफेंट इन द रूम सबको दिख रहा है, गवर्नमेंट्स को दिख रहा है। जो गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट जो है वो और जो ऑपोज़िशन में है वो, उनको भी दिख रहा है कि आने वाले समय में ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है। पॉल्यूशन कितनी बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है, पर नहीं कोई बात नहीं कर रहा उस पे। सो एलिफेंट्स इन द रूम दोनों जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई हैं आपको। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन ब्यूरोक्रेसी एक और एग्जांपल है। डिस्कशंस ऑन ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी ऑफन इग्नोर द एलिफेंट इन द रूम। हाँ जी, बिल्कुल सही है। हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी इनएफिशिएंसी अक्सर इग्नोर कर दी जाती है। द सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस व्हिच कैन हिंडर इम्पार्शियलिटी एंड एफिशिएंसी इन गवर्नेंस। और एक और बात कि कैसे पॉलिटिशियंस का इन्फ्लुएंस होता है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के ऊपर। तुरंत तबादले हो जाते हैं और कई बार उनको डिसीजंस नहीं लेने दिए जाते। सो हम देखते आए हैं कि भैया पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है ब्यूरोक्रेसी में और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि एलिफेंट इन द रूम जिसको बोला जा सकता है। ठीक है? और 4 एग्ज़ाम्पल्स हैं, उनको पढ़ते हैं। द स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप बिटवीन द टीम मेंबर्स बिकेम द एलिफेंट इन द रूम दैट नो वन एक्नॉलेज्ड। टीम मेंबर्स के बीच में डिस्प्यूट चल रहे हैं और टेंशन है, पर कोई बात नहीं कर रहा उसकी और वो एक तरीके से एलिफेंट इन द रूम है। ऑब्वियसली जब टीम मेंबर्स में नहीं बन रही तो परफॉर्मेंस कैसे आएगी ग्राउंड पे? द एलिफेंट इन द रूम वाज द अनएड्रेस्ड फाइनेंशियल स्ट्रेन व्हिच अफेक्टेड द कंपनीज ऑफ ऑपरेशंस। जो प्रॉब्लम है वो है फाइनेंशियल स्ट्रेन की, तंगी चल रही है, कंपनी के पास फंड्स नहीं है और इसकी कोई बात नहीं कर रहा। एलिफेंट इन द रूम एक्चुअली फाइनेंशियल स्ट्रेन है उस कंपनी के लिए। द टेंशन बिटवीन द टीम मेंबर्स वाज द एलिफेंट इन द रूम नो वन डेयर्ड टू ब्रिंग अप। आई बिलीव ये भी बिल्कुल सेम है और ये भी सही है। द आर्ट वर्क इन द लॉबी वाज एन एलिफेंट इन द रूम डजंट मेक एनी सेंस। ठीक है? सो इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अनएड्रेस्ड इशू, अनस्पोकन ट्रूथ, इग्नोर्ड प्रॉब्लम, तीनों सिनोनिमस हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो क्लियर सॉल्यूशन या ओपन डिस्कशन हो सकते हैं इसके एंटोनिम्स। दैट्स इट बच्चा पार्टी। अब आपको क्या करना है, यू नो वेरी वेल। हमेशा की तरह हर एक वर्ड और जो ईडियम हमने डिस्कस किया उस पे बनाना है आपको खुद का अपना सेंटेंस आपकी लैंग्वेज में और सेंटेंसेस के कॉम्बिनेशन को एक सिंगल कमेंट के तौर पे ड्रॉप कर देना है इसी वीडियो लेक्चर के कमेंट सेक्शन में। अगर आप ऐसा करते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ सबसे ज़्यादा आप लर्न करते हैं। ठीक है? दूसरा काम, मैं अवेलेबल हूँ टेलीग्राम पे, दिस इज़ माय यूज़र नेम ऑन टेलीग्राम। जिन भी बच्चों ने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज़ कर लिया है पर अभी तक हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करें और मैं शेयर करूँगा हमारे ग्रुप का लिंक आपके साथ। ग्रुप जॉइन करें बिकॉज़ एक्चुअल डिस्कशन, मेंटरशिप सब वहीं पर हो रहा है। ठीक है? तीसरा काम, पूरा लेक्चर आपने देखा, लेक्चर नंबर 112। अब आपको जाना है स्मार्ट रीड कोर्स के डैशबोर्ड पे और अटेम्प्ट करनी है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 112। अटेम्प्ट करने के बाद आपको पिक करनी है आपकी आरसी स्पीड क्या रही और आपका आरसी लेवल क्या रहा। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में और दोनों के स्क्रीनशॉट्स लेके ड्रॉप कर देने हैं हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में सो दैट आई कैन चेक, आई कैन असेस, आई कैन गेज योर परफॉर्मेंस एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली। मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।